नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। द मिलियनेयर फास्ट लेन के लास्ट चैप्टर में आपने सुना फास्ट एंड वेल्थ इक्वेशन की है हाई स्पीड लिमिट या अनलिमिटेड रेंज की वैल्यूज फॉर यूनिट सोल्ड। ये लेवरेज क्रिएट करता है। हायर स्पीड लिमिट इज इक्वल टू हायर इनकम पोटेंशियल। अमीर लोगों का प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेट है एसेट वैल्यू, जो एप्रिशिएबल एसेट्स बनाने, फाउंड करने या खरीदने से डिफाइन होता है। एसेट वैल्यू के थ्रू वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्री के एवरेज मल्टीप्लायर से एक्सेलरेटेड होती है। हर डॉलर नेट इनकम के लिए एसेट वैल्यू मल्टीप्लायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है। लिक्विडेशन इवेंट्स एप्रिशिएटेड एसेट्स पेपर नेट वर्थ को रियल मनी, रियल नेट वर्थ में बदलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 19, जो है डाइवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम। डाइवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम। टाइम इज द कॉइन ऑफ योर लाइफ. It is the only coin you have, and only you can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you. कार्ल सैंडबर्ग। समय तुम्हारी जिंदगी का सिक्का है। ये एक ही सिक्का है जो तुम्हारे पास है और सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसे कैसे खर्च करना है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग तुम्हारे समय अपने हिसाब से खर्च कर लें। इंडस्ट्रियलाइजिंग वेल्थ टाइम से डाइवोर्स। मेरा पहला फास्ट एंड एक्सपीरियंस उस वक्त हुआ जब मैं अपने लेट 20s में था और मेरी जिंदगी का एक सबसे बेकार महीना था। एक बेकार रिलेशनशिप और कुछ हेल्थ इश्यूज ने मेरी बिजनेस प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं ज्यादातर महीना बेड पर था, शेड्स डाउन करके और जज जूडी को देखते हुए टाइम गुजार रहा था। इस मुश्किल वक्त में मुझे अपना फास्ट एंड लॉटरी टिकट कैश करना पड़ा और ये काम कर गया। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लाइफ से बाहर हूँ, लेकिन मेरी इनकम ने एक्चुअली ग्रो किया। हाँ, ये सही है, मेरी इनकम रुकती नहीं थी बस इसलिए कि मैं रुक गया था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने टाइम से डाइवोर्स ले लिया था। कैसे? मैं अपने वक्त को पैसे बनाने के लिए बेच नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा था। मेरा सिस्टम पैसा कमा रहा था बिना मेरे वक्त को इन्वॉल्व किए। मेरा सिस्टम अपनी चाल चल रहा था, जैसे एक जिंदा पैसे का पेड़। चाहे मैं जेरी स्प्रिंगर देख रहा हूँ या जमाइका में जेट स्कीइंग कर रहा हूँ, सिस्टम अपना काम कर रहा है। पैसिव इनकम रिटायरमेंट का होली ग्रेल। आजकल सब जगह एक ही बज़वर्ड है, पैसिव इनकम। ऐसे पैसे कमाना जब आप कमा नहीं रहे हो। जब मैं रिटायर्ड हो गया, मुझे हर महीने चेक्स मिलते हैं बिना कोई एफर्ट के। पैसिव इनकम एक सक्सेसफुल वर्क फॉर मनी इक्वेशन से डाइवोर्स है जो स्लो लेन में होता है। पैसिव इनकम की ब्यूटी ये है कि इसमें एज की बाउंड्रीज नहीं होती। अगर आपका मंथली इनकम आपके एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल से ज्यादा है तो गेस किया, आप रिटायर्ड हो। फास्टलेन रोड मैप का मकसद दो चीजों के लिए डिजाइन किया गया है। एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना जो आपके एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल डिजायर से ज्यादा हो। फाइनेंशियल फ्रीडम को रियलिटी में बदलना, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। टाइम को तोड़ना पैसे का पेड़ लगाने के बराबर है। मेरी माँ का मानना था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर वो गलत थी। पैसे पेड़ पर उगते हैं अगर आप अपना पैसे का पेड़ रखते हो, और आप अपने पैसे का पेड़ रख सकते हो अगर आपको पता है कि कैसे और कहाँ उसका बीज है। पैसे का पेड़ एक बिजनेस सिस्टम है जो अपने आप सरवाइव करता है। उसको पीरियोडिक सपोर्ट और नर्चरिंग की जरूरत होती है, लेकिन अपने आप चलने वाला सिस्टम है जो आपके टाइम फॉर मनी ट्रेड का सरोगेट बन जाता है। कुछ साल पहले मैं वेगस में था और मैंने लगभग $2000 गैम्बलिंग में खो दिए थे। अपने होटल रूम में वापस जाके मैंने सोचा, क्यों फिक्र करना। मैंने $2000 लूज किए, लेकिन मेरे पैसे के पेड़ ने मुझे उस दिन $6000 कमा कर दिए। जब मैं गैम्बल कर रहा था या सो रहा था या स्विमिंग कर रहा था या खाना खा रहा था, मेरे पैसे का पेड़ मुझे फल दे रहा था। पैसे का पेड़ एक बिजनेस सिस्टम है और ये फास्ट लेन रोड मैप का मेन स्ट्रीट है। पैसे का पेड़ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करता है आपके ऑफिशियल रिटायर होने से पहले। हाँ, आप फाइनेंशियली फ्रीडम और रिटायरमेंट का मजा ले सकते हो बिना एक्चुअल में रिटायर हुए। ये वैसे है जैसे साउथ पैसिफिक वेकेशन पर जाना और 9 घंटे की प्लेन राइड को स्किप करना। मनी ट्री सीडलिंग एक फास्टलेन बिजनेस। सभी बिजनेसेस फास्टलेन नहीं होते और कई बिजनेसेस को पैसे का पेड़ नहीं बनाया जा सकता। बहुत से लोग जो गुरुज और लाइफ कोचेस से प्रभावित होते हैं, उन्हें अपना बॉस बनाओ और जो तुम्हें पसंद हो वही करो जैसे जज्बात से भ्रमित कर दिया जाता है, और वो अपने आप को एक ऐसे बिजनेस में फंसा लेते हैं जो बिल्कुल किसी जॉब की तरह होते हैं। जिलियन का सपना था अपना बॉस बनना। वॉल स्ट्रीट पर 13 साल के करियर के बाद जिलियन अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का काम छोड़ देती है और एक प्रसिद्ध डेली फ्रेंचाइज खरीद लेती है। वो अपने 401 केस का आधा हिस्सा फ्रेंचाइज फीस और सेटअप कॉस्ट के लिए बेच देती है।
3 महीने बाद वो अपने बिजनेस को शुरू करती है और अपने सपने को सच करने का इंतजार करती है। लेकिन जिलियन जल्दी ही समझ जाती है कि उसका सपना सिर्फ एक बुरा सपना बन गया है। 7 दिन का काम, लंबे घंटे और कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजर के साथ लगातार झगड़ा उसे थकने पर मजबूर कर देता है। उसका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है और फ्रेंचाइज रॉयल्टीज के कारण वो किसी को हायर नहीं कर पाती। वो अपने समय को पैसे के लिए बेचती है और अपने बिजनेस में फंस जाती है। चिलियन अपने बिजनेस में $90,000 का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसके पास अपने काम का मजा लेने का वक्त नहीं है। अगर वह $60,000 अपने जनरल मैनेजर को देगी तो उसे अपना वक्त मिलेगा, लेकिन वह जानती है कि $30,000 पर ईयर पर सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने बिजनेस में फंसी रहती है और जबकि उसका प्रॉफिट उसको और उसके बिजनेस को बांध के रखता है। 4 साल बाद वो अपना बिजनेस बेच देती है और 9 to 5 जॉब की राह ढूंढती है। बहुत से लोग अपने बिजनेस को ऐसे जमीन पर लगाते हैं जैसे पैसे का पेड़ उगने के लिए इनफर्टाइल है और जो बस एक पतला सोलन ट्विग बन जाता है जो समय और पैसे दोनों को सक करता है। 5 फास्ट लेन बिजनेस सीडलिंग। पैसे के पेड़ बनाने के लिए 5 बिजनेस सीडलिंग्स हैं। ध्यान रहे कि ये एब्सोल्यूट नहीं है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हर सिस्टम का अपना एक ग्रेड होता है जो उसकी पेजिबिलिटी को रेट करता है। हायर ग्रेड का मतलब है ज्यादा पेजिबिलिटी का पोटेंशियल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ज्यादा इनकम हो। फर्स्ट इज रेंटल सिस्टम्स, सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, थर्ड कंटेंट सिस्टम्स, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। सीडलिंग 1 रेंटल सिस्टम, पेसिविटी ग्रेड 1। रियल एस्टेट एक रेंटल सिस्टम है। मैं रियल एस्टेट को मनी ट्रीज का फास्ट लेन 1.0 या वेल्थ 1.0 मानता हूँ। ये पुराना तरीका है और आज भी वेल्थ बनाने का एक सही रास्ता है। मान लो मेरे पास एक सिंगल फैमिली रेंटल होम है और एक अच्छा टेनेंट है। मैं चाहे चांद पर भी रहूं, हर महीने मुझे एक चेक मिलता है क्योंकि मेरा टाइम उसके इनकम से अलग है। रियल एस्टेट वेल्थ 1.0 का परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि रियल एस्टेट अपना सिस्टम है। ये 95% पैसिव है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टेनेंट्स लैंडलॉर्ड्स को उनकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पैसा देता है। सिंगल फैमिली होम से लेकर अपार्टमेंट्स और बड़े कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स तक रियल एस्टेट हमेशा सीडलिंग मनी ट्रीज बनाने के लिए एक डिफॉल्ट चॉइस रहा है। और इसके अलावा रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसका वैल्यू अप्रिशिएट किया जा सकता है। एप्रिशिएटिव एसेट्स फास्ट एंड वेल्थ इक्वेशन का कॉर्नरस्टोन है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं। रेंटल सिस्टम सिर्फ रियल एस्टेट तक लिमिटेड नहीं है। रेंटल सिस्टम्स कई और सोर्सेज से भी आ सकते हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं होते। लीजेस, रॉयल्टी पेमेंट्स और लाइसेंसिंग भी रेंटल सिस्टम्स की फॉर्म है जो रिक्योरिंग मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास म्यूजिक कलेक्शन के राइट्स हैं तो कंपनीज को आपको रॉयल्टी देना पड़ता है उस म्यूजिक को यूज करने के लिए। हो सकता है कि वो म्यूजिक कई सालों पहले रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन फिर भी वो रॉयल्टीज जनरेट करता है। इसी तरह अगर आपके कई प्रोडक्ट, प्रोसेस, इन्वेंट और पेटेंट किए गए हैं और उसे दूसरे कंपनी को लाइसेंस दिया गया है तो आपको लाइसेंसिंग फी से इनकम मिलेगी। पेटेंट, इन्वेंट और रजिस्टर हो गया था, लेकिन इसका इनकम टाइम के साथ चलेगा बिना आपके टाइम के। फोटोग्राफर्स अपने फोटोज को यूज करने के लिए लाइसेंसिंग रेवेन्यू कमा सकते हैं। कार्टूनिस्ट अपने आर्टवर्क को बुक ऑथर्स और न्यूज़पेपर प्रोड्यूसर्स को लाइसेंस कर सकते हैं। एक कार्टून बनाया गया हो सकता है काफी पहले, लेकिन फिर भी वो उस टाइम के साथ सरवाइव करता है और ओनर को रेंटल इनकम देता है। रेंटल सिस्टम्स पावरफुल मनी ट्रीज होते हैं क्योंकि ये पैसिविटी स्केल पर हाई होते हैं और टाइम के साथ सरवाइव करते हैं। सीडलिंग 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, पैसिविटी ग्रेड A-। मेरा प्रेफर्ड सिस्टम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जिसमें इंटरनेट भी इंक्लूड है। यह कोई सरप्राइज नहीं है कि इंटरनेट ने दूसरे किसी भी रास्ते से ज्यादा मिलेनियर्स बनाए हैं। एक्चुअली मैंने एक स्टैटिस्टिक्स सुना था कि इंटरनेट ने पिछले 5 सालों में पिछले 5 दशकों से ज्यादा मिलेनियर्स बनाए हैं। तो आखिर इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कंप्यूटर्स चमत्कारी इन्वेंशंस हैं और पैसे का पेड़ उगाने के लिए फर्टाइल सीड्स हैं। ये 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं और कभी भी काम करने की शिकायत नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि आप उन्हें अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हो या उन्हें
काम करते वक्त अपनी कंडीशंस के बारे में कंप्लेन करते हैं। नहीं, कंप्यूटर्स कभी लेट नहीं होते। ये पे रेजिस के लिए नहीं बोलते और ये नहीं केयर करते कि आपने अभी एक नई मर्सिडीज एस क्लास खरीदी है। नहीं, ये बस जो उनको प्रोग्राम किया गया है वही करते हैं और काम हो जाता है। इंटरनेट को रियल एस्टेट से अलग बनाने वाला फैक्टर ये है कि इसमें लेवरेज इम्प्लिसिटी होता है। जब आपके पास एक वेबसाइट है, आप मिलियन तक असेसिबल हो। जब आपके पास ईएलएम स्ट्रीट पर एक 3 बेडरूम का घर है, तो वो कुछ लोगों के लिए ही असेसिबल है। ये ड्यूअलिटी इंटरनेट सिस्टम्स को एक बेहतरीन बिजनेस सीडलिंग्स बनाता है। और कंप्यूटर सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग सॉफ्टवेयर बिलियनियर्स हैं, जैसे बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड लैरी एलिसन ऑफ ओरेकल। सॉफ्टवेयर को अच्छे मार्जिन मिलते हैं क्योंकि ये इजीली रेप्लिकेट हो सकता है। जब कोड लिखा जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। आप आसानी से 1 या 10,000 कॉपीज बेच सकते हैं। क्या आप एक ऑफिस बिल्डिंग को आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फेसबुक और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपर्स जल्दी पैसा कमा रहे हैं। एक आईफोन डेवलपर निकोलस ने एक महीने में एक आईफोन गेम से $600,000 कमाए। एक फोन इंटरव्यू में निकोलस ने कहा कि उसे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर वो अगले साल के अंत तक मिलियनियर बन जाए। वाह! एक दिन निकोलस अपने अच्छे खुशी जॉब में स्लोलेन में था और अपने 401k में थोड़े बेंजामिन डाल रहा था, जब अचानक वो अपने आप को फास्टलेन में पाता है। ऑफ कोर्स, निकोलस का फास्टलेन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। सन माइक्रो सिस्टम्स में इंजीनियर निकोलस अपने एप्लीकेशन पर काम करते थे। अपने 8 घंटे के दिन के बाद एक हाथ में अपने 1 ईयर ओल्ड बेटे को उठाना और दूसरे हाथ से कोडिंग करना। उसने कैसे आईफोन ऐप बनानी सीखी? निकोलस के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने वेबसाइट्स पर सर्च करके ढूंढी और सीखी। क्या आपको इस इवेंट के पीछे कोई प्रोसेस नजर आता है? सॉफ्टवेयर। जब पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ टैप किया जाता है तो मिलियन तक रेप्लिकेट हो सकती है। ये बिना किसी सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन के पैसिविटी को स्केल करती है। सीडलिंग 3 कंटेंट सिस्टम्स। पैसिविटी ग्रेड बी पॉजिटिव। कंटेंट सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। ये इंफॉर्मेशन काफी अलग सिस्टम्स के साथ फ्यूज हो सकती है, जैसे इंटरनेट और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मेरा ये बुक भी एक कंटेंट सिस्टम है, जैसे मेरा इंटरनेट या बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इफेक्टिवली मूव कर सकता है। पुराने जमाने में वेल्थ कमाने का मतलब था कि आपको एक न्यूज़पेपर, मैगजीन पब्लिशर या सक्सेसफुल ऑथर बनना पड़ता था। आपको प्रेस कंट्रोल करना पड़ता था, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर की तरह रेप्लिकेट हो सकती थी। मैं इस बुक के 10 मिलियन कॉपीज प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी 10 मिलियन पीसेस ऑफ रियल एस्टेट नहीं कर सकता और ना मुझे उसकी कोई जरूरत है। सॉफ्टवेयर की तरह दुनिया के सबसे अमीर लोग कई सक्सेसफुल ऑथर्स भी हैं। कुछ ही सालों में जेके रॉलिंग, जो हैरी पॉटर ब्रांड के ऑथर और ओनर हैं, एक 32 साल के डाइवोर्स्ड इंग्लिश टीचर से मीडिया मोगुल बन गई, जिसकी वर्थ $400 मिलियन से ज्यादा थी। उन्होंने 35 अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी 30 मिलियन कॉपीज बेची हैं। शायद उन्होंने ये एक्सक्यूज नहीं सुना था, मैं एक सिंगल मोम हूं और मेरे पास टाइम नहीं है। एमएस रॉलिंग ने अपनी लाइफ का सबसे खुश मोमेंट याद किया, वो वक्त जब उन्होंने फुल टाइम लिखना शुरू किया। वैसे ही डैन ब्राउन ने अपनी बुक द डविंसी कोड के 80 मिलियन कॉपीज 51 लैंग्वेजेस में बेचे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी 80 मिलियन बेचते हैं तो आप एक बहुत अमीर इंसान बन सकते हैं। आजकल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ मर्ज हो गया है। ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क्स, ई बुक्स और ऑनलाइन मैगजीन सबसे नए हाइब्रिड सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है। यह कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल हो गया है कि काफी पुराने हार्ड लाइन मॉडल्स को बिजनेस से बाहर कर रहे हैं। पेपर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आने वाले 10 सालों में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। चेंज मिलियनियर बनाता है, जो लोग चेंज को समझकर उसका फायदा उठाते हैं वही नए मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बनेंगे। कंटेंट टाइम को सरवाइव करता है। ये बुक मुझे लिखने में काफी साल लग गए होंगे, लेकिन ये टाइम के साथ सरवाइव करेगी। अगर कोई 5 साल बाद ये बुक खरीदता है
तो मैं अपने पुराने टाइम इन्वेस्टमेंट से एक छोटी सी प्रॉफिट कमाऊंगा। कंटेंट एक ऐसी एसेट है जो बार बार बेची जा सकती है और हर सेल के साथ टाइम का कॉस्ट कम होता है, जबकि अर्ली रिटर्न एक्सपेंड होता है। सीडलिंग 4, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पैसिविटी ग्रेड बी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोडक्ट्स को मासेस तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया हो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हाइब्रिड हो सकते हैं दूसरे सीडलिंग्स के साथ, जैसे कंटेंट और कंप्यूटर सिस्टम्स। अगर आपने कोई नए प्रोडक्ट इन्वेंट किए हो और क्यूवीसी पर बेचा, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेवरेज कर रहे हो। अगर आप वो प्रोडक्ट 2 AM के इंफॉर्मर्शियल के थ्रू बेच रहे हो, तो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेवरेज कर रहे हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को 4 होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच रहे हैं, जो फिर उसे रिटेलर जैसे वॉलमार्ट और टारगेट को बेचते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेवरेज कर रहे हो। किसी भी प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में इन्वेंशन हमेशा आधा बैटल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा हिस्सा होता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट तब भी बेकार हो जाता है अगर उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेवरेज नहीं किया जाता, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या आपने खुद बनाया हो। Amazon.com एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो मैं यूज करता हूँ। ये बुक Amazon पर बेची जाती है और मिलियंस तक असेसेबल भी है। लेकिन अगर ये बुक Amazon पे बस पड़ा हो, तो ये अनरियलाइज पोटेंशियल की तरह है, जैसे एक 1000 हॉर्स पावर वाली कार गैराज में खड़ी हो। मेरा काम है इस इंजन को स्टार्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पावर को ड्राइव करना। टूल्स रेडी हैं, बस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। हमारा आईफोन डेवलपर ने आईफोन के ऐप स्टोर को लेवरेज किया और अपने सॉफ्टवेयर को मूव करने के लिए। ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना होती तो वो सॉफ्टवेयर नहीं बेच पाता। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट को मासेस तक पहुंचाने के लिए होता है। कुछ सिस्टम दूसरे सिस्टम से बेहतर होते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सब कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर आप अगर आप अपने नए विटामिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाते हैं, तो आप एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हो जो मिलियंस कमा सकता है। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एक गियर बन जाते हैं। एक और पावरफुल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग और चेनिंग है। जब एक सक्सेसफुल स्टोरी कॉन्सेप्ट को ब्रांड किया जाता है और सिस्टमाइज किया जाता है, तो उसे रेप्लिकेट करके दूसरे लोगों को बेचा जा सकता है। सेवी फास्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स समझते हैं कि एक सक्सेसफुल लोकल बिजनेस को जो वीक लेवरेज रखता है, उसे फ्रेंचाइज या चेन्स के थ्रू हाईली लेवरेज बनाया जा सकता है। क्या यह रास्ता फैमिलियर लग रहा है? हाँ, ये वही रास्ता है जो स्टारबक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी चेन बनाने के लिए फॉलो किया था। बाकी रेस्टोरेंट चेन्स और फ्रेंचाइज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। डेयरी क्वीन और मैकडोनल्ड्स दोनों चेन्स और फ्रेंचाइजी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर आपका बिजनेस लिमिटेड स्केल पर ऑपरेट होता है, तो आप चेन्स और फ्रेंचाइजी के थ्रू उसे कॉन्क्वर कर सकते हो। अगर आपके पास एक हॉट डॉग कार्ट है और एक ही जगह बेच रहे हैं, तो कोई लेवरेज नहीं है। अगर आपके पास 500 हॉट डॉग कार्ट्स हैं और आप 500 लोकेशंस पर बेच रहे हैं 500 ओनर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, तो सडनली लेवरेज दिखाई देने लगती है। फास्ट एंड वेल्थ इक्वेशन में पावर है। सीडलिंग 5, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, पैसिविटी ग्रेड सी। Amazon.com एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो एक कंप्यूटर सिस्टम पर बेस्ड है और जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट होता है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स चलाना सबसे महंगा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ह्यूमन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, महंगे होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर आप किसी ऐसे कंपनी के ओनर हैं जो एम्प्लॉयज पर रिलाई करती हैं, तो आपको पता होगा कि एम्प्लॉयज को हैप्पी रखना कितना चैलेंजिंग होता है। मैं खुद अपनी कंपनी के एम्प्लॉय क्रॉसरोड्स पर था। मुझे या तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने का सामना करना था, या फिर अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक स्केल करने के लिए 2 और लोग हायर करने थे। मेरे बिजनेस में ऑलरेडी 80% पैसिविटी थी, इसलिए मुझे पता था कि एम्प्लॉयज को ऐड करना मेरे बिजनेस की पैसिविटी को कम कर देगा, क्योंकि एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है। किसी भी लेवल पर मैनेजर्स को भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स ये थे कि मैं अपनी कंपनी को ऑटो पायलट पर छोड़ देता और धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाती। वेब कंपनीज को हमेशा री इन्वेंट करना पड़ता है।
या फिर मैं सेटअप मोड में लौट आता लॉन्ग आवर्स क्यूमा मोड में, या फिर मैं कंपनी बेच देता। ऑप्शन से इवैल्यूएट करने के बाद मैंने कंपनी बेचना चूज किया। मेरे केस में ह्यूमन रिसोर्स एडिशन पैसिविटी को सब्सट्रैक्ट करते, ना कि ऐड करते। जबकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकता था और अगर ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करता, मैं अपना फ्री टाइम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं था। 1 साल बाद जब मैंने अपनी कंपनी बेच दी, तो मैंने एयरपोर्ट के पास एक पार्किंग बिजनेस का आइडिया एक्सप्लोर किया। लोकल ट्रैवलर्स जो फिनिक्स एयरपोर्ट जाते हैं, वो अपनी कार वॉलेट पार्क करते हैं और मैं उन्हें एयरपोर्ट तक शॉफर करने का काम करता हूँ। ये एक रेंटल सिस्टम था। लोग अपनी कार पार्क करने के लिए पैसे देते और मैं हर पार्क कार से डेली फ्री कमाता। इसमें इंटरनेट जैसे क्वालिटीज थी। ये 24/7 चलने वाला सिस्टम था और टाइम एक सिंपल पैसेज से इनकम जनरेट होती थी। ये एक अच्छा आइडिया था जो हाई पोटेंशियल पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता था। मैं एयरपोर्ट के पास लैंड ढूंढ रहा था जो बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने नंबर्स, प्रोजेक्शंस और सिनेरियोज रन किए ताकि ये बिजनेस रियलिटी बन सके। नंबर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट रिवील किया। जबकि बिजनेस मॉडल रेंटल सिस्टम्स था, ऑपरेशन एक्चुअली एक ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम था। इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम से कम 24 लोगों को पेरोल पर होना पड़ता था। ये देखकर मैं रुक गया और इसको आगे परस्यू नहीं किया। मैं अपनी पैसिविटी को रिस्क पर डालने के लिए तैयार नहीं था, जबकि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल और डिफिकल्ट टू मैनेज होते हैं। फास्टन कम्युनिटी एक मेंबर ने कुछ सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटीज खरीदी है। उनका बिजनेस एक रेंटल सिस्टम है। लोग अपना जंक स्टोर करने के लिए पैसा देते हैं और उन्हें मंथली इनकम मिलती है। आप एज्यूम करेंगे कि उनके फैसिलिटी को ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम चलाता है, मैनेजर्स, प्रॉपर्टी असिस्टेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटेड कायोस्क हैं जो प्रॉपर्टी को चलाते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम। इससे उनका बिजनेस 85% पैसिव हो जाता है। अगर कायोस्क को हटा दिया जाए और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स ऐड किए जाए, तो पैसिविटी काफी कम हो जाएगी। क्या ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम पैसिविटी को ड्रेन करते हैं? ये डिपेंड करता है। पहले ये देखना जरूरी है कि बिजनेस का एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ पैसिविटी क्या है। अगर आप एक कॉफी शॉप चला रहे हैं और 80 आवर्स पर वीक कमा रहे हैं, तो आपके पास जीरो पैसिविटी है। अगर आप जनरल मैनेजर हायर करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, तो पैसिविटी 40% बढ़ सकती है। मेरे बिजनेस में मैं 85% पैसिविटी पर ऑपरेट करता हूं। अगर मैं कोई भी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम ऐड करता तो पैसिविटी लोअर हो जाती। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स पैसिविटी को ऐड या एरोड कर सकते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज मनी ट्रीज को नर्चर करते हैं। अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस कमाना चाहते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स की जरूरत होती है, क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। अगर आपको आज का ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।